आसमान में कड़कती बिजली ने एक डरावना माहौल बना रखा है। पहाड़ियों के ऊपर स्थित महल के चारों ओर एक अजीब सी घुटन वाली शांति छाई हुई है, जो कि इशारा कर रही है कि या तो कोई बड़ा अपशकुन हो गया है या फिर होने वाला है। महल के अंदर सभा में वही शांति छाई हुई है। वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे और खाली सिंहासन देखकर यह एहसास होता है कि शायद अपशकुन हो गया है। इसी सब के बीच वहां उपस्थित राज्य के प्रधानमंत्री उठते हैं और वहां मौजूद राजपुरोहित की ओर मुखातिब होते हुए कहते हैं, अब क्या आ गया है राजगुरु? कब तक हम ऐसी ही सोच में बैठे रहेंगे? राजगुरु ने एक गहरी सांस ली और पास रखी पत्रिका उठाई और उसमें देखते हुए बोले, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हमारे राज्य इंद्रनगर के लोकप्रिय राजा चंद्रमौली एक भीषण युद्ध में वीर गति प्राप्त हो गए हैं। सारा राज्य षड्यंत्र और गद्दारी के घेरे में घिरा हुआ है। अतः राजपुरोहित होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि इस राज्य की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा हेतु राज्य के अगले उत्तराधिकारी एवं राजा चंद्रमौली के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देने वाले के नाम की घोषणा करूं। सभा में उपस्थित सभी लोग यही जानना चाह रहे थे कि आखिर इस राज्य का अगला राजा कौन होगा, युवराज परमदेव या फिर युवराज रुद्रदेव। सभी का ध्यान सिर्फ राजपुरोहित के ऊपर था कि आखिर राजपुरोहित किसके नाम की घोषणा करते हैं। युवराज परमदेव और युवराज रुद्रदेव दोनों सौतेले भाई थे। राजा चंद्रमौली की पहली शादी पड़ोसी राज्य विजयनगर की राजकुमारी विजया से हुई थी, लेकिन शादी के कई वर्षों के पश्चात उन्हें कोई औलाद नहीं हुई। उसके बाद एक युद्ध में बंदी बनाकर लाई गई युवती अवंतिका पर महाराज चंद्रमौली का दिल आ गया और उसके बाद उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया और अवंतिका को राज्य की महारानी का दर्जा दिया गया। और कुछ दिनों बाद अवंतिका गर्भवती हो गई। राज्य में खुशियां मनाए जाने लगी। चारों तरफ नगाड़े के धुन गूंज रही थी और सारी जनता अपने आने वाले युवराज की प्रतीक्षा करने लगी। महारानी विजया भी सौतन के प्रति कोई द्वेष ना रखते हुए इस जश्न में शामिल हुई। 5 महीने बाद महारानी विजया बिस्तर के ऊपर लेटी हुई हैं। उनके आस पड़ोस में दासियों का जमावड़ा है। महाराज चंद्रमौली भी वहीं पर बैठे हुए हैं कि राजवैद्य वहां प्रवेश करते हैं। महाराज चंद्रमौली ने उनका अभिवादन किया। फिर राजवैद्य ने महारानी की निजी सहायिका विदिशा से महारानी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो विदिशा ने बताया, आज सुबह भोजन के पश्चात जब महारानी सभा के लिए जाने को तैयार हुई कि अचानक से थोड़ी देर बाद वो चक्कर खाकर गिर गई। राज्य वैद्य ने महारानी विजया की नाड़ी पकड़ी और चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान के साथ महाराज चंद्रमौली को दूसरे कक्ष में आने को कहा। वहां पहुंचकर महाराज चंद्रमौली ने राजवैद्य से पूछा, क्या कोई गंभीर समस्या है वैद्यराज? नहीं महाराज, आप बस जल्दी से राज्य में जश्न मनाने का आदेश दीजिए। महारानी विजया गर्भवती हैं। महाराज चंद्रमौली ने गले में पड़ी मोतियों की बेशकीमती माला निकाली और वैद्यराज को देते हुए प्रधानमंत्री को आदेश दिया कि राज्य में जश्न मनाने की तैयारी की जाए एवं महारानी अवंतिका को भी सूचना भिजवाई जाए। जब महारानी विजया को पता चला कि वो मां बनने वाली हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उनकी आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। जनता ने 5 महीने पहले की तरह ही खुशियां मनाने लगी। ढोल ताशों और नगाड़ों की धुन से पूरा राज्य गूंज उठा। लेकिन राजमहल से काफी दूर एक जंगल में आग के सामने बैठे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के कानों में यह आवाज चुभ रही थी। महारानी विजया के गर्भवती होने की बात सुनकर उसके सीने पर सांप सा लौट रहा था। उसकी दहकती आंखें बता रही थी कि उसे महाराज चंद्रमौली से बहुत ही ज्यादा नफरत है, लेकिन शायद उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो महाराज से युद्ध कर सके। 4 महीने बाद महारानी अवंतिका प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। दासियों के साथ साथ महारानी विजया भी महारानी अवंतिका की प्रसव में मदद कर रही थी। थोड़ी देर तक पीड़ा सहने के बाद महारानी अवंतिका ने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम परमदेव रखा गया। लेकिन कुछ समय बाद
महारानी अवंतिका के पास मौजूद महारानी विजया को भी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और थोड़ी देर बाद उन्होंने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रुद्रदेव रखा गया। वर्षों तक निसंतान रहे महाराज चंद्रमौली ने जब दो युवराजों के जन्म की बात सुनी तो वो भाव विभोर हो गए। दोनों युवराज साथ साथ बड़े हो रहे थे, दोनों में समान गुण मौजूद थे। शस्त्र हो या शास्त्र, दोनों एक समान पारंगत हो रहे थे। राज्य के धन वैभव सुख संपदा में लगातार वृद्धि होती जा रही थी और इंद्रनगर का सीमा विस्तार भी होता जा रहा था। लेकिन एक युद्ध में घायल हुए महाराज चंद्रमौली की अकस्मात मृत्यु ने इंद्रनगर के निरंतर तरक्की पर विराम लगा दिया। महाराजा चंद्रमौली के देहांत के बाद राज्य के मंत्री परिषद के सामने एक संकट आ खड़ा हुआ कि राज्य के सिंहासन को हड़पने के लिए चल रहे अंदरूनी और बाहरी षड्यंत्रों पर रोक कैसे लगाई जाए। इस पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन हुआ और वहीं पर राजगुरु इस राज्य के अगले उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान करने वाले थे। राजगुरु ने पत्रिका को पढ़ते हुए राज्य के अगले उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान करते हुए कहा, जैसा कि समस्त सभा को ज्ञात है कि युवराज परमदेव एवं युवराज रुद्रदेव ने एक ही दिन जन्म लिया था एवं शस्त्र और शास्त्र के बारे में दोनों का ज्ञान एक समान है, अतः किसी एक के नाम पर विचार करने पर अत्यंत कठिनाई हो रही है। चूंकि महारानी अवंतिका के पुत्र युवराज परमदेव में उस दिन महारानी विजया के पुत्र रुद्रदेव से पहले जन्म लिया था, अतः हमारे राज्य की चली आ रही प्राचीन परंपराओं के मुताबिक सिंहासन पर पहला अधिकार महारानी अवंतिका के पुत्र युवराज परमदेव का है। अतः मैं राजगुरु होने के नाते परमदेव का नाम राज्य के सिंहासन हेतु अनुमोदित करता हूँ एवं युवराज परमदेव से आग्रह करता हूँ कि जनता दर्शन हेतु रखे गए स्वर्गीय महाराज चंद्रमौली के पार्थिव शरीर को आगामी पूर्णमासी को मुखाग्नि देने का ऐलान करें। कहते हुए उन्होंने पत्रिका प्रधानमंत्री के आगे कर दी। राजगुरु के इतना कहते ही समस्त सभा में एक लहर सी दौड़ गई। जो लोग युवराज परमदेव को राजा बनते देखना चाहते थे वो खुश थे और जो लोग युवराज रुद्रदेव को राजा बनते देखना चाहते थे वो दुखी थे। प्रधानमंत्री ने जैसे ही आदेश को लागू करने के लिए पत्रिका को पढ़ना शुरू किया कि एक आवाज आई, रुक जाओ। सभा से आई एक भयंकर और विचित्र आवाज ने सभी के हृदय में सिहरन पैदा कर दी। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने जब सभा द्वार की तरफ देखा तो सामने सफेद और लंबी जटाओं में एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा हुआ था। उनके चेहरे पर एक अप्रतिम तेज था जो कि उनके अद्भुत होने का एहसास करा रहा था। उन्हें देखते ही राजगुरु समेत वहां मौजूद हर व्यक्ति अपने स्थान पर खड़ा हो गया और जब वो अंदर आने लगे तो बारी बारी सब उनका अभिवादन करने लगे। वो जाकर राजगुरु की गद्दी के समीप एक ऊंची गद्दी पर बैठ गए और दोनों राजकुमारों, राजगुरु और प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी को सभा से बाहर जाने का आदेश दिया। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि इस राज्य के कुलगुरु विचित्रवीर थे। राज्य के 1000 वर्षों के इतिहास में ये पहला मौका था जब किसी कुलगुरु ने राज परिवार को अपनी कुटिया पर बुलाने के बजाय राजमहल के अंदर कदम रखा था, जो कि अपने आप में काफी हैरान कर देने वाला था। सबके जाने के बाद कुलगुरु ने दोनों राजकुमारों को अपनी गद्दी पर बैठने का आदेश दिया और राजगुरु एवं प्रधानमंत्री के साथ मंत्रणा करने लगे। थोड़ी देर बाद उनके सुझाव पर राजगुरु और प्रधानमंत्री ने सहमति से गर्दन हिलाई और राजगुरु ने प्रधानमंत्री से सभा को फिर से बुलाने का आदेश दिया। सभा फिर से लग चुकी थी। समस्त मंत्री परिषद समेत राज्य के गणमान्य नागरिक, दोनों राजकुमार और दोनों महारानियां अपने अपने आसन पर विराजमान थे कि राजगुरु अपने आसन से खड़े हुए और आगे बढ़कर अपनी बात रखनी शुरू कर दी। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि महाराज चंद्रमौली के मृत्यु के उपरांत राज्य की चली आ रही परंपराओं के अनुसार उनके प्रथम और महारानी अवंतिका के पुत्र युवराज परमदेव को नया राजा बनाए जाने का अनुमोदन मेरे द्वारा किया गया था। लेकिन कुलगुरु विचित्रवीर के आदेशानुसार मैं
अपना अनुमोदन वापस लेता हूँ और महाराज के द्वितीय और महारानी विजया के पुत्र को नया महाराजा बनाए जाने का अनुमोदन करता हूँ। एवं साथ ही मैं युवराज रुद्रदेव से आग्रह करता हूँ कि जनता दर्शन हेतु रखे गए स्वर्गीय महाराज के पार्थिव शरीर को आगामी पूर्णमासी के दिन मुखाग्नि प्रदान करें। इतना सुनते ही पूरे सभा में हलचल मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। ये तो राज्य और कुल की परंपरा के खिलाफ है। आखिर कुल गुरु ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं? इससे तो राज्य के ऊपर विपत्ति आ जाएगी। इसी सब के बीच एक रानी अवंतिका के खेमे का एक मंत्री दामोदर उठकर खड़ा हुआ और राजगुरु की तरफ देखते हुए प्रश्न किया, आपका ये निर्णय हमारे राज्य की परंपरा के खिलाफ है राजगुरु। आप इस तरह का निर्णय कैसे ले सकते हैं, जबकि हमारे राज्य में अब तक दिवंगत महाराज के ज्येष्ठ पुत्र ही महाराज के पद पर आसीन हुए हैं। अतः राजगुरु आपसे निवेदन है कि आप इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए अपने आदेश को वापस लें और राज्य के ज्येष्ठ युवराज परमदेव का नाम ही महाराज के लिए अनुमोदित करें। वहां मौजूद महारानी अवंतिका के कई अन्य शुभचिंतक भी मंत्री दामोदर की बात का समर्थन करने लगे। इससे पहले कि राजगुरु जवाब देते, कुलगुरु की दहाड़ती आवाज ने वहां उपस्थित सभी लोगों को खामोश कर दिया। कुलगुरु विचित्र देव ने राजगुरु की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि इनको बताओ राजगुरु की अवंतिका का चंद्रमौली से गंधर्व विवाह हुआ था, अतः उनका पुत्र परमदेव किसी भी सूरत में सिंहासन का अधिकारी नहीं है। अगर हमारे राज्य की परंपरा में द्वितीय पुत्र को राजा बनाना शामिल नहीं है, तो बिना कुलगुरु के आज्ञा के किसी से विवाह करना भी इस राज्य की परंपरा में शामिल नहीं है। युवराज परमदेव को राजा बनाना इस राज्य की परंपराओं के खिलाफ होगा। अतः अब राजगुरु द्वारा जारी किया गया ये आदेश ही अंतिम है और युवराज रुद्रदेव ही इस राज्य के नए महाराज होंगे। प्रधानमंत्री को ये आदेश लागू करने को कहकर वो वहां से चले गए। कुलगुरु के जाने के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री युवराज रुद्रदेव को महाराज बनाए जाने की घोषणा करने जा रहे थे, एक काले धुएं का साया उनकी ओर बढ़ता हुआ आया और वो साया एक तलवार में परिवर्तित हो गया। कुलगुरु को किसी अनहोनी की आशंका तो हो ही रही थी, लेकिन ये ऐसे अकस्मात होगा ये उन्होंने भी नहीं सोचा था। वो तलवार अपने आप हवा में चलने लगी। सभी की नजरें उस चमकती हुई तलवार पे टिकी हुई थी और धीरे धीरे वो बढ़ती हुई प्रधानमंत्री के पास पहुंच गई और उसने सीधा प्रधानमंत्री के गर्दन पर हमला कर दिया था। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री का कटा हुआ सिर जमीन पर लौट रहा था। आखिर किसने किया था इंद्रनगर राज्य के प्रधानमंत्री पर हमला और क्या था उस मायावी तलवार के पीछे का राज? जानने के लिए सुनिए भूमिपुत्र का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।